if I am borrowing a money from you, if I am borrowing a sum of money from you, will you charge a rate of interest from me or no? You will, you should, and you must. You will charge. How much will you charge? How much interest will you charge if I am borrowing some amount from you? And why will you charge a rate of interest from me? Why do we charge? Whenever we lend money, why do we charge a rate of interest? We have some reasons to charge a rate of interest from the borrower. First of all, borrower is using our money. ठीक है, borrower क्या कर रहा है? Borrower हमारा पैसा यूज कर रहा है. So because we are lending our money to the borrower, we are not able to use that money us. ठीक है, I agree that we'll get that money back sometime in future, but now I am not able to use that money. I have to postpone my consumption. Don't you think so? I am making a sacrifice. It's my money, yaar. Because I am giving that money to you, I'll use that money, but in the future, now I am not able to use that money. I have to sacrifice my consumption. So I want because I am sacrificing something for you, I want a compensation for that. मुझे उसके लिए compensation चाहिए. तो मैंने क्या किया, आप तो नहीं बोल पा रहे हो ऐसा, मैं ही बोल देता हूँ. If I lent a money to you, I lent a money to both. प्रांजल को भी मैंने कुछ पैसा लेंड किया, हिमांशु को भी मैंने कुछ पैसा लेंड किया. तो आई चार्ज अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं प्रांजल को लूँगा 6% और प्रियांशी को भी लूँगा 6%. दोनों से आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, डोंट वरी. तो आई विल चार्ज 6%. आपने पूछा सर ये 6% किस चीज़ का चार्ज करो, मैं बोलूँगा सेक्रीफाइस. आई एम सेक्रीफाइसिंग माई करंट कंजम्पशन. सो दिस आई एम चार्जिंग दिस 6% फॉर दैट सेक्रीफाइस. उस सेक्रीफाइस के लिए मैं 6% चार्ज कर रहा हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम चार्जिंग दिस 6% फॉर द सेक्रीफाइस. नाउ ध्यान से सुनना, ये 6% सेक्रीफाइस का है. दिस 6% फॉर सेक्रीफाइस ऑफ माई करंट कंजम्पशन. फिर उस पर मैंने क्या बोला, मैंने कहा आई एम नॉट डन येट. आपने बोला ठीक है 6% ना सर दे देंगे. मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नो आई एम नॉट डन येट. मैं इस पर क्या करूँगा, मैं इस पर 4% और जोड़ दूँगा. आपने पूछा सर ये 4% किस चीज़ का है? मैंने बोला देखो इन्फ्लेशन भी तो होगा ना. एक साल बाद आप ये पैसा मुझे रिटर्न करोगे तो एक साल में मनी की वैल्यू भी तो कम होगी, उसकी परचेसिंग पावर कम होगी कि नहीं, ड्यू टू इन्फ्लेशन, राइट. तो 4% इन्फ्लेशन का प्रीमियम, इसको मैं इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलूँगा. आई विल कॉल इट इन्फ्लेशन प्रीमियम. आई एम चार्जिंग 4% फॉर इन्फ्लेशन प्रीमियम. क्योंकि जो मैंने सेक्रीफाइस किया उसका तो मैं 6% चार्ज कर रहा हूँ, बट एक साल बाद व्हेन यू विल रिटर्न दिस मनी बैक टू मी, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी विल बी रिड्यूस्ड बाय 4%. Why by 4%? Because there is inflation of 4% on an average in our country. तो ये जो 4% का इन्फ्लेशन है, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी. तो आई वॉन्ट दैट प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम भी मुझे चाहिए. बोले ठीक है सर इन्फ्लेशन प्रीमियम में दिया, डन, 10% दे देंगे आपको. मैंने कहा ना आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट. मैंने बोला मैं 2% और एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा इसके भी ऊपर, ये भी 2% चार्ज. बोले सर वाई दिस 2% नाउ? मैंने कहा दिस इज डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, यू मे डिफ़ॉल्ट. प्रांजल चली गई गोवा, एडमिशन ले लिया वहाँ पे, तो मैं फिर कहाँ, मैंने देखा भी नहीं प्रांजल का घर कहाँ है. मैंने हिमांशी का घर भी नहीं देखा, मैं तो हिमांशी को ही नहीं देखा. प्रांजल को तो भी मैंने देखा है. आई नो अगर प्रांजल मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी तो मैं उसको पहचान पाऊंगा कि अच्छा शी इज़ प्रांजल. पर हिमांशी तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी तो आई वोंट बी एबल. हिमांशी विल यू रिकॉग्नाइज भी? तुम तो शायद मुझे कर भी लो क्योंकि तुम स्क्रीन पे मुझे रोज़ देख रही हो, पर मैंने तो देखा ही नहीं है. आई वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू इफ़ यू कम इन फ्रंट ऑफ मी कि ये हिमांशी है. कभी ऐसा हो जाता है ना, डोंट माइंड इट प्लीज़, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं है ना कभी. तो द पेरिल्स ऑफ ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट को देखा ही नहीं टीचर ने कभी. और रिकॉर्डेड क्लास में तो, और अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ देख रहा है तो यहाँ तो आवाज़ तो सुनिए मैंने हिमांशी की रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो वो भी नहीं होता. ठीक है, पेरिल्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. तो डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, भाई ट्रस्ट बचा ही नहीं ना. आई एम सॉरी टू से दिस बट देर इज़ नो ट्रस्ट. क्योंकि मैं फिर कैसे, तो आई वॉन्ट 2% कंपेंसेशन फॉर, आई एम टेकिंग दिस रिस्क. इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क. बिकॉज आई एम लेंडिंग द मनी, आई हैव दिस डिफ़ॉल्ट रिस्क.
that my borrower may default. My counterparty may, you are my counterparty. I am lender, you are borrower. Borrower is lender's counterparty and lender is borrower's counterparty. हम दोनों ने बैठ के एग्रीमेंट किया lending borrowing का, तो you are my counterparty. तो I am facing this counterparty. इसको counterparty risk भी बोलते हैं. That my counterparty will default. You do not have any counterparty risk because I will not default. मैंने तो पैसा दिया है. You may default. I have that risk, right? तो डिफ़ॉल्ट का मैंने 2% मांगा, मैंने कहा 2% इसका भी लगेगा। बोले ठीक है सर 12% ले लोगे, डन। उसके बाद तो कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, एक चीज़ और, बस एक चीज़ और जोड़ दूंगा, मैं 1% वो जोड़ दूंगा। बोले सर नाउ व्हाट इज़ दिस 1%? मैंने कहा सी वॉट एवर मनी आई एम लेंडिंग यू, मैंने उधार दिया पैसा, मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड थोड़ी खरीदा, मैंने किसी कंपनी का डेट थोड़ी खरीदा, डिबेंचर थोड़ी परचेस की। बोले हाँ ठीक है, डिबेंचर परचेस करते तो क्या होता? मैंने कहा अगर मैं किसी कंपनी का डिबेंचर परचेस करता तो वो जो डिबेंचर मैंने लैंड किए वो लिक्विड होते, जो पैसा मैंने लैंड किया उसके बदले मुझे डिबेंचर मिलते, वो इन्वेस्टमेंट मेरा लिक्विड होता, वो लैंडिंग मेरी लिक्विड होती। लिक्विड इन द सेंस अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि 1 साल बाद तुम पैसा लौटा दोगे लेकिन अगर मुझे 2 महीने बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 3 महीने बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश आफ्टर 4 months, तो क्या होगा? डिबेंचर होता तो डिबेंचर को तो मैं बेच देता, बिकॉज डिबेंचर्स आर लिक्विड इन्वेस्टमेंट। पर आपको जो पैसा मैंने लैंड किया है वो तो कितना इलिक्विड है, वो मैं किसको बेचने जाऊँगा? इट डज़ नॉट हैव एनी लिक्विडिटी फॉर मी, मुझे 1 साल ही वेट करना पड़ेगा। नो मैटर हाउ मच डायर सिचुएशन आई एम इन, नो मैटर हाउ मच अर्जेंट सिचुएशन आई एम इन, मुझे तो 1 साल वेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा वापस होगा। इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश बिफोर 1 year, राइट? तो लिक्विडिटी प्रीमियम चाहिए मुझे, बिकॉज द लेंडिंग टू यू इज इलिक्विड, इट हैज़ लो लिक्विडिटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी, तो मुझे लिक्विडिटी प्रीमियम भी चाहिए। लिक्विडिटी प्रीमियम तब नहीं लिया जाता जब लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी प्रीमियम तब लिया जाता है जब लिक्विडिटी नहीं होती है, रिमेंबर इट। क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होना इज़ अ लॉस टू मी, आई एम लेंडर, तो मैं उसका प्रीमियम चार्ज करूँगा, राइट? जैसे डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम तब लिया जाता है जब रिस्क है, लिक्विडिटी प्रीमियम तब लिया जाता है जब लिक्विडिटी नहीं है ना। ऐसा नहीं चलता कि लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी प्रीमियम लेंगे, फिर नहीं लेंगे लिक्विडिटी प्रीमियम, बिकॉज लेंडिंग टू यू इज़ इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर 13% दे देंगे, अब ठीक है क्या? मैंने बोला अब ठीक है, अब मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। बोले सर ये आखिरी भी जोड़ ही देते, इतना जोड़ दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि मैं आपको केवल 1 साल के लिए पैसा लैंड कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं आपको 10 साल के लिए पैसा लैंड करता, तो 10 साल के लिए पैसा लैंड करता तो मैं यहाँ पे 2% और जोड़ देता। आप बोलते सर ये 2% क्या है? ये 2% मैच्योरिटी प्रीमियम। जितने लंबे समय के लिए पैसा दूंगा, मैच्योरिटी प्रीमियम, उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, और जितनी लेंदी मैच्योरिटी होगी, लॉन्गर मैच्योरिटी होगी, उतना रिस्क मैं फेस करूँगा। कौन सा रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा, उतना ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क भी मैं फेस करूँगा। देखो, कम समय के लिए आपने पैसा उधार लिया तो कम समय में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, पर लंबे समय में वो चेंज ड्रास्टिक हो सकता है। 2008 में अनिल अंबानी वॉज अमंग द 10 रिचेस्ट इंडियंस। 6-8 महीने के लिए किसी ने उसको उधार दिया होगा तो उसकी दिक्कत नहीं हुई होगी उसको, बट किसी ने 6-8 साल के लिए उधार दे दिया तो उसका तो पूरा गेम ही चेंज हो गया, इजंट इट? अब खैर इसको तो ये तो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, बट लॉन्ग रन में क्या होता है, एक और चीज़ होती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में इतने नहीं होते। तो सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो जो ये जो लेंडिंग बोरिंग होती है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर मैंने आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट दिया है, मैंने आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट दिया है, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आई विल माई रेट ऑफ रिटर्न विल बी लॉन्ग्ड, मेरे को तो उतना ही % रिटर्न मिलेगा। अब मैंने 10 साल के लिए पैसा दिया उसी रेट पे, अब 10 साल में तो रेट कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो मान लो मैंने आपको 12% पे पैसा दिया, 13, 14, 15% पे पैसा दिया, बट 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद रेट 18% हो गया, 20% हो गया, द वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट विल फॉल। ये फिक्स इनकम में हम पढ़ेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डेट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि आप तो अब उतना ही % कमाओगे, बट मार्केट में नया रेट तो ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क।
अभी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये जितने लंबे समय के लिए पैसा दोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होगी, जितने शॉर्टर पीरियड के लिए पैसा दोगे इंटरेस्ट रेट रिस्क उतनी कम होगी। याद करो हमने पढ़ा था एफएससी की क्लास में, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट फंड्स और ये सब, इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होती है। क्यों? क्योंकि तो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के हैं, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, तो 4-4, 5-5 महीने की मैच्योरिटी है। 4-4, 5-5 महीने में इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता इंटरेस्ट रेट में। 4-5 महीने में मॉनिटरी पॉलिसी होती भी है और आरबीआई या कोई सेंट्रल बैंक मॉनिटरी पॉलिसी रन भी करती है, तो 0.25%, 0.5% से रेट बढ़ाएगी। कौन सा 3-4% से रेट चेंज हो जाएगा। बट 4-5 साल का अगर आप टाइम पीरियड लेते हो तो रेट 2-3% चेंज हो सकता है 4-5 साल में। आर यू गेटिंग दिस? तो लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन वाइडर हो सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन जब वाइडर होते हैं तो ये जो लेंडिंग बोरिंग है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। तो वो मैच्योरिटी प्रीमियम वो तब लूँगा जब मैं लंबे समय के लिए आपको दूंगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल बी लेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, यहाँ पे फिक्स इनकम में भी काम आएगी। शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग बोरिंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट विल बी लेस, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं सेम अमाउंट तो इंटरेस्ट रेट विल बी मोर, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी प्रीमियम जुड़ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इन सबको जोड़ के, मान लो लंबे समय के लिए मैंने आपको दिया, तो ये सब जोड़ के क्या आ जाएगा, ये सब जोड़ के 6, 4, 10, 12, 13, 14, 15%, 15%, ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। You pay me 15%, I'll lend you the money. How I arrived at 15%? It is in front of you. मैं कैसे 15% पे पहुंचा? 6% मेरा क्या है? 6% मेरा सेक्रीफाइस है, क्योंकि मैं अपना करंट कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो उसका 6% चाहिए। नाउ लिसन, ये जो 6% है, अगर मैं आपसे सिर्फ 6% मांगता हूँ, इफ आई एम आस्किंग यू टू पे ओनली 6%, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आई एम अस्यूमिंग दैट देर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, यू विल नॉट डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने उसका प्रीमियम तो लिया ही नहीं ना डिफॉल्ट का। आई एम ऑल्सो अस्यूमिंग दैट देर इज नो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसका भी प्रीमियम नहीं लिया। आई एम ऑल्सो अस्यूमिंग दैट देर इज नो इलिक्विडिटी, आई एम ऑल्सो अस्यूमिंग दैट देर इज नो इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये सारे रिस्क है ही नहीं, तो मैंने बोला 6%। इस 6% को पता है क्या बोलते हैं? इस 6% को बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इस 6% को बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो 6% है, इस 6% को बोलेंगे, इस वाले 6% को, इसको बोलेंगे रिस्क फ्री। रिस्क फ्री रियल रेट। रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को तो इंक्लूड ही नहीं किया। हमेशा ध्यान रखना, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, कोई भी चीज़ अगर आप इन्फ्लेशन ऐड करके कैलकुलेट करते हो तो उसको नॉमिनल बोला जाता है, ये उसकी नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, हमने पढ़ा तो था, वो रियल इनकम का कंसेप्ट पढ़ा था कि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट को मिला के, मैंने बेंगलुरु का एग्जांपल लिया था कि 20 से सैलरी 40 हो गई, लेकिन बेंगलुरु उठा के पटक दिया, तो मनी इनकम तो बढ़ गई, उसको नॉमिनल इनकम बोलते हैं। 20 से 40 हो गया, वो नॉमिनल इनकम है, लेकिन रियल इनकम गिर गई क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वो कम क्वान्टिटी खरीद पाएगा, किराए में ही चले जाएगा बेचारे का पूरा पैसा। तो रियल रेट क्यों बोला? क्योंकि इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो ये विदाउट इन्फ्लेशन रेट है, रियल रेट। और रिस्क फ्री क्यों बोला? क्योंकि डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम भी नहीं है। तो 6% अगर मैं मांग रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि कोई रिस्क भी नहीं है, कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ये रहा। आया समझ में? रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, इट डज नॉट हैव द डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, इट डज नॉट हैव द इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर ऐसा कोई रेट चार्ज करता है क्या? ऐसा रेट चार्ज किया जा सकता है, रिस्क फ्री रेट चार्ज करता है। हम गवर्नमेंट बॉन्ड जब खरीदते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमको सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, सबसे कम रिटर्न मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है, उसमें रिस्क प्रीमियम नहीं होता। हाँ, उसमें ये सेक्रीफाइस वाला प्रीमियम होता है, उसमें इन्फ्लेशन वाला प्रीमियम भी होता है, बट उसमें डिफ़ॉल्ट वाला प्रीमियम नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट नेवर डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसमें 10% इन दोनों को ले लूँ सर, इन दोनों को ले लूँ, तब क्या होगा? 10%। तो अगर 10% में रेट लेता हूँ तो ये 10% क्या कहलाएगा? ये 10% इन दोनों का टोटल, ये 10% कहलाएगा। अब इसमें मैंने इन्फ्लेशन जोड़ दिया, तो अब मैं इसको रियल बोलूँगा कि नॉमिनल बोलूँगा? अब मैं इसको नॉमिनल बोलूँगा।
नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री अभी भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रिस्क तो उसमें जुड़ा ही नहीं अभी। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, मतलब ये तीनों ले लेता हूँ, तो ये 12% हो जाएगा। अब इसमें तो ये रिस्क प्रीमियम भी आ गया, ठीक है, तो मैं इसको फिर सिंपल नॉमिनल रेट बोलूँगा, रिस्क फ्री भी हटा दूंगा, क्योंकि रिस्क तो है, ये रिस्क है तभी तो 12% ले रहा हूँ। ये रिस्क फ्री था क्योंकि इसमें मैं ये मान रहा था कि रिस्क है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट रिस्क है ही नहीं, ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क है वो जोड़ दिया, बट डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क है इसलिए नॉमिनल रेट, रिस्क फ्री हटा दिया मैंने। आर यू गेटिंग दिस टर्मिनोलॉजी? लिक्विडिटी प्रीमियम और मैच्योरिटी प्रीमियम के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं किया जाता अलग से, क्योंकि लिक्विडिटी प्रीमियम और मैच्योरिटी प्रीमियम हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। लिक्विडिटी प्रीमियम तब लिया जाएगा जब लिक्विडिटी नहीं होगी, डेट वेट बॉन्ड लिक्विड होते हैं तो उसमें ये नहीं लिया जाता। मैच्योरिटी प्रीमियम तब लिया जाएगा जब लॉन्ग टर्म के लिए आप दोगे, तो ये मैच्योरिटी प्रीमियम ली जाती है। उसमें भी हो सकता है कई बार उसको इसी में इंक्लूड कर दिया जाए डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लगे ऐसा ज़रूरी नहीं, बट ये तीन तो हमेशा चलती चलता है। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए दो, लॉन्ग टर्म के लिए दो। गवर्नमेंट को और इन्फ्लेशन प्रीमियम तो लगेगा, गवर्नमेंट को दो या किसी को भी दो, इन्फ्लेशन प्रीमियम तो लगेगा। तो ये दोनों तो होते ही होते हैं हमेशा। गवर्नमेंट बॉन्ड है तो ये नहीं होगा थर्ड वाला, और अगर नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड है तो थर्ड वाला भी हो जाएगा। तो ये तीन तो होंगे ही होंगे। आर यू गेटिंग दिस? करंट कंजम्पशन का सेक्रीफाइस तो होगा ही होगा, और इन्फ्लेशन प्रीमियम होगा ही होगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट से हम लेते हैं वो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट होता है। रिस्क फ्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कोई रिस्क है ही नहीं। नॉमिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन प्रीमियम तो जुड़ गया है ना उसमें। आर यू गेटिंग दिस?